नमस्कार। ईपीजी पाठशाला हिंदी में आपका स्वागत है। मैं प्रोफेसर किशोरीलाल रेगर, हिंदी विभाग, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर, राजस्थान में कार्यरत हूँ। आज हम दलित साहित्य के प्रश्न पत्र के अंतर्गत सूरजपाल सिंह चौहान की कहानी साजिश पर बातचीत करेंगे। इस इकाई के अध्ययन के उपरांत आप जान पाएंगे कि हिंदी दलित कहानी विविध विषयों पर केंद्रित है। दलित कहानी में सूरजपाल चौहान एक अप्रतिम नाम है। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात भी दलितों को नए कार्य करने से रोककर पुश्तैनी धंधों की ओर धकेला जा रहा है। स्वर्ण वर्ग की कुटिलता व दलितों की प्रति रची जा रही साजिश के बारे में भी आप जान पाएंगे। सामाजिक रूपांतरण की पहल एवं दलित चेतना के लिए संघर्ष की आवश्यकता से भी आप परिचय प्राप्त कर पाएंगे। 8वें दशक के पश्चात हिंदी दलित साहित्य, कविता, आत्मकथा, कहानी व विभिन्न विधाओं के रूप में हमारे सामने आया। लेकिन जिस तरह से कहानियों के रूप में प्रकट हुआ, उससे दलित कहानियों में एक अलग तरह की पहचान हमारे सामने बनती है। वस्तुतः दलित कहानीकारों में बहुत सारे नाम हैं। रतन कुमार सांबरिया, सूरजपाल चौहान, सुशीला टाकवोरे। 8वें दशक के पश्चात हिंदी दलित साहित्य विभिन्न विधाओं के माध्यम से हमारे सामने आया। कविता, कहानी, आत्मकथा, उपन्यास, संस्मरण आदि लेखों के रूप में ही दलित साहित्य के रूप हमें नहीं मानना चाहिए, अपितु व्यापक फलक के रूप में दलित साहित्य हमारे सामने प्रकट हो रहा है और विशेष रूप से कहानी विधा के माध्यम से ये आज अपने व्यापक स्वरूप में हमारे सामने है। इन दलित कहानियों में वर्ण एवं जाति आधारित असमानता एवं शोषण के विरुद्ध चेतना का आह्वान है। यदि हम बात करें तो बहुत से दलित कहानीकार आज कहानी विधा के माध्यम से दलित साहित्य को समृद्ध कर रहे हैं। उनमें से प्रमुख नामों में ओम प्रकाश वाल्मीकि, रत्न कुमार सांबरिया, मोहनदास नेमिसराय, दयानंद बटोई, सत्य प्रकाश, एस.आर. हरनोट, शत्रुघ्न कुमार, शिवराज सिंह बेचैन, कुसुम वियोगी, अजय नावरिया, सुशीला टाकवोरे, बुद्ध शरण हंस, विपिन बिहारी, सूरजपाल चौहान आदि दलित साहित्यकारों ने दलित कहानी लेखन में अपना प्रमुख योगदान दिया है। इन कहानीकारों ने अपनी कहानियों के माध्यम से न केवल दलित समाज के यथार्थ को प्रकट किया है, अपितु सदियों से सोए हुए दलित समाज में चेतना भी जागृत की है। दलित उन्नायकों ने अपनी कहानियों के माध्यम से इस वर्ग के जीवन का यथार्थ निरूपण किया है। इन कहानियों में दलित जीवन की वेदना, निरंतर संघर्ष करते रहने की अनिवार्यता, सुविधाभोगी लोगों के प्रति उनकी विरोध मुद्रा, प्रतिकूल नारकीय स्थिति में भी जीवन की व्यवस्था और अपने मानवीय अधिकारों की प्राप्ति हेतु आत्म सजगता जागृत करने के लिए ये कहानियां हमारे सामने आई है। दलित कहानियों का वर्ण विषय अन्य विधाओं की तरह ही दलित जीवन की त्रासदी से परिपूर्ण है। इन कहानियों में समाज का दुख, दरिद्रता, गरीबी के साथ साथ वर्ण व्यवस्था, जातिवाद व सामंतवाद के कहर का कारुणिक किंतु भयावह चित्रण है। दलित कहानीकारों ने अपनी कहानियों के माध्यम से जहां एक ओर दलित जीवन की व्यथा कथा को प्रकट किया है, तो दूसरी ओर उनके जीवन संघर्ष व नारकीय जीवन से मुक्ति की छटपटाहट को भी अभिव्यक्त किया है। ये कहानियां जीवन की कड़वी सच्चाइयों को हमारे सामने प्रकट करती है। ये कहानियां दबे कुचले, शोषित पीड़ित जन समूह की करुण पुकार है, अपितु इन कहानियों के माध्यम से सदियों से शोषण की मुक्ति की छटपटाहट भी है। इन कहानी के माध्यम से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूल चेतना, शिक्षित बनो, संगठित रहो तथा संघर्ष करो, बखूबी प्रकट हो रहा है। वस्तुतः दलित कहानियों के माध्यम से समाज के उपेक्षित एवं पीड़ित जन समुदाय का जीवन दर्शन मुखरित हो रहा है। ये कहानियाँ
सामाजिक रूपांतरण की पहल करती दृष्टिगत होती है। इसलिए ये कहानियां हमें तृप्ति ही नहीं करती, अपितु दलित पीड़ित समुदाय में संघर्ष का आह्वान भी करती है। इन कहानियों में दलित जीवन के विभिन्न कोण है, जिसमें जीवन से जूझने की, उनके जिंदा रहने की, पीड़ा सहन करने की, उनसे उभरने की, समय के लंबे अंतराल को छूती ये कहानियां दलित जीवन की त्रासदियों को प्रकट करती है। इसलिए दलित चेतना के उदय के संकल्प को लेकर सामने वाली कहानियां विभिन्न आयामों को प्रकट करती है। उनमें जहां एक और दलितपन से उभरने की भावना के लिए संघर्ष है, तो दूसरी ओर हीन भावना से उभरना तथा अपने आप में आत्मसम्मान पैदा करके खड़े होने की अस्मिता और एक सामाजिक परिवर्तन का संकल्प लेने की ओर विकसित होता दृष्टिकोण भी इन कहानियों में हमें प्रकट होता है। दलित कहानियों के इन्हीं वर्ण्य विषयों को प्रस्तुत करती प्रसिद्ध दलित रचनाकार सूरजपाल चौहान की कहानी साजिश की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। वस्तुतः जब साजिश कहानी पर हम बात करते हैं तो हमें उनसे पहले सूरजपाल चौहान के बारे में भी जानना पड़ेगा। सूरजपाल चौहान और कथाकार के रूप में हमारे सामने आते हैं। इनका जन्म 20 अप्रैल 1955 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जनपद के पूसावाली ग्राम में हुआ था। इनके पिताजी का नाम रोशनलाल थे और रोशनलाल जी ने अपना पूरा जीवन गरीबी में ही बिताया था। सूरजपाल चौहान अन्य दलित रचनाकारों की तरह अपने जीवन को संघर्षपूर्ण तरीके से जिया। इसका उल्लेख उन्होंने अपनी आत्मकथा के दोनों भाग तिरस्कृत एवं संतप्त में किया है। सूरजपाल चौहान ने अपनी रोटी रोजी एक सफाई कर्मचारी से प्रारंभ किया और जीवन के कई उतार चढ़ाव देखते हुए ये कई पदों पर बने रहे और अंत में वाणिज्य मंत्रालय के विभाग एसटीसी से 30 अप्रैल 2015 को प्रबंधक जैसे सम्मानजनक पद से ये सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने मुझे एक साक्षात्कार में बताया उनकी जिंदगी गर्दिश में ही गुजरी। कभी कभी तो उनको पेट भरने के लिए इधर उधर की मेहनत करनी पड़ती थी और दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी उनके परिवार का वो पेट पालन नहीं कर पाते थे। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर सदैव उनके आदर्श रहे और जब जब भी वो निराश या हताश होते तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जीवन संघर्ष उनके सामने आता। बाबा साहब डॉक्टर जी के संघर्ष से उन्होंने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने आत्मकथा के अतिरिक्त क्यों विश्वास करूं, प्रयास, कब होगी वह भोर, वह दिन जरूर आएगा जैसे प्रमुख काव्य संग्रह प्रकाशित किए। तो इसी तरह हैरी कब आएगा, नया ब्राह्मण, धोखा, तीन कहानियों के इनके प्रमुख संग्रह है जो प्रकाशित हो चुके हैं। हिंदी के दलित रचनाकारों की पहली प्रकाशित कहानियां उनकी संपादित रचना है। उन्होंने बाल साहित्य पर भी बखूबी कार्य किया। सूरजपाल चौहान जुझारू प्रवृत्ति के दलित रचनाकार रहे हैं। उन्होंने सर्दी की ठिठुरन तथा लू के थपेड़ों की कभी परवाह नहीं की और इन झंझावातों को झेलकर आगे बढ़े। इसलिए उनकी रचनाओं में वर्ण व्यवस्था एवं जातिवाद के थपेड़े को झेलते पात्रों की करुण स्थिति का यथार्थ चित्रण है, जिसमें उस संघर्ष से मुक्ति पाने के लिए छटपटाहट के साथ साथ मुक्ति के लिए संघर्ष भी है। उनमें मुक्ति का जो संघर्ष है वो तो बहुत ही बेजोड़ है। सूरजपाल सिंह चौहान का मानना है कि सामाजिक व्यवस्था ने सदियों से दलितों को गूंगा रहने को मजबूर किया, किंतु दलित लेखन उस गूंगेपन की ही एक प्रतिक्रिया है जो विषमता, संकीर्णता एवं जातीय विमनस्यता को तोड़कर सदियों से सोए हुए दलितों में चेतना जागृत करता है। इसलिए बचपन के संस्कार एवं स्मृतियां उन्हें न केवल बेचैन करती है अपितु लिखने के लिए भी विवश करती है। वस्तुतः एक दलित आत्मकथाकार कवि होने के साथ साथ
सूरजपाल चौहान कहानीकार के रूप में भी सफल सिद्ध हुए हैं। अब मैं आपको साजिश कहानी पर ले चलता हूं। साजिश कहानी पर व्यापक रूप से विचार विमर्श करने से पहले उसकी कथा वस्तु को संक्षिप्त में जानना अनिवार्य हो जाता है। सूरजपाल चौहान की साजिश कहानी उनके प्रथम कहानी संग्रह हैरी कब आएगा में संकलित है। यह संग्रह अपने प्रकाशन काल से ही काफी चर्चित रहा है। इस संग्रह की कहानी साजिश दलित हिंदी कहानी की मुख्य धारा की कहानी रही है। ये कहानी दलित विमर्श का व्यापक हिस्सा रही है। इस कहानी की संक्षिप्त कथा वस्तु इस प्रकार है कि पढ़ा लिखा दलित व्यक्ति नथु मेटाडोर खरीदने के लिए बैंक में लोन के लिए जाता है, किंतु उस बैंक का कार्यरत मैनेजर रामसाई शर्मा उसे उल्टी पट्टी पढ़ाता है और वह नथु से कहता है कि नथु, ट्रांसपोर्ट के धंधे में कई लफड़े हैं तथा लोहा हर किसी को नहीं फलता, अतः उसे मेटाडोर के लिए नहीं अपितु पिगरी लोन के लिए आवेदन करना चाहिए। मैनेजर की इस वक्तव्य को सुनकर के नथु असमंजस में पड़ जाता है और वह किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। क्या करूं क्या न करूं की स्थिति में नथु छटपटाता है। उसके सामने कोई उपाय नहीं होता है। नथु के बार बार मना करने के बावजूद बैंक मैनेजर अपने सहकर्मी सतीश भारद्वाज से मिलकर साजिश रचता है कि यदि दलित अपने पुश्तैनी धंधे को छोड़कर दूसरे आधुनिक धंधों को अपना लेंगे तो उनके घरों की गंदगी कौन साफ करेगा। ऐसे में दलितों को पुश्तैनी धंधा करने के लिए ही मजबूर किया जाए। बैंक मैनेजर शर्मा व भारद्वाज साजिश रचकर नथु को जबरन पिगरी लोन स्वीकृत कर देते हैं। नथु को झटका लगता है। नथु अपना मुंह लटकाए हुए घर पहुंचता है और जब इस संबंध में अपनी पत्नी शांता से बातचीत करता है तो शांता तुरंत समझ जाती है कि उसके पति के विरुद्ध साजिश रची गई है। नथु जब इस संबंध में अपनी पत्नी शांता से बातचीत करता है तो शांता समझ जाती है कि उसके भोले भाले पति नथु को बैंक वाले साजिश में फंसाकर पुश्तैनी धंधा करने के लिए विवश कर रहे हैं। शांता की बातों से नथु की विचारधारा में परिवर्तन आता है और वे लोग दलितों का संगठन बनाकर बैंक मैनेजर व उसके सहकर्मी के विरुद्ध आंदोलन खड़ा करते हैं। विवश होकर बैंक मैनेजर को नथु का पिगरी लोन रद्द करके मेटाडोर का लोन स्वीकृत करना पड़ता है। और इतना ही नहीं, इस सम्मिलित संघर्ष का ये परिणाम हुआ कि अंततः मैनेजर शर्मा को अपना स्थानांतरण करवाकर दूसरी जगह जाना पड़ता है। वस्तुतः ये कहानी स्वर्ण मानसिकता की साजिश का भंडाफोड़ करने वाली सशक्त कहानी है तथा ये सामाजिक रूपांतरण का आह्वान भी करते हैं। इस कहानी पर अब हम विस्तृत रूप से आलोचनात्मक रूप में टिप्पणी प्रस्तुत करेंगे। मित्रों, भारतीय समाज की चातुर्वर्ण व्यवस्था ने इस समाज को 4 प्रमुख वर्णों में बांटा: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण इस चातुर्वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊंचे पायदान पर रहा और शूद्र सबसे नीचे पायदान पर। ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने एक षड्यंत्र रच करके शूद्रों को सदैव ही उपेक्षित जीवन जीने के लिए विवश किया। और ये कहानी भी वस्तुतः उसी चातुर्वर्ण व्यवस्था के षड्यंत्र का पर्दाफाश करती है कि जो व्यक्ति जिस वर्ण व जाति में जन्म ले उसी जाति के परंपरागत पेशे को अपनाए। ऊंची जाति का व्यक्ति चाहे कितना भी नालायक क्यों न हो, अपनी उच्च जातीयता के अहंकार के कारण वह अपनी विभूति को छोड़ने को तैयार नहीं। दूसरी ओर निम्न कही जाने वाली जातियों में यदि कोई पढ़ लिख कर अपनी प्रतिभा के बल पर आगे बढ़ना चाहे या अपनी पुश्तैनी पैसा बदलना चाहे तो स्वर्ण मानसिकता उसे बदलने नहीं देती। इस सामाजिक अव्यवस्था को धर्म ग्रंथों ने प्रश्रय दिया। उसमें व्यवस्था की गई है, यो लोभा दध्वो मो जात्या जीवे
कर्म भी तम राजा निर्धनम कृत्वा क्षिप्रमेव प्रवासयेत। अर्थात जो नीच अर्थात शूद्र व्यक्ति लोभ से श्रेष्ठ जाति की जीविका धारण करे तो राजा उसका सर्वस्व हरण कर तत्काल ही उसे निर्वासित कर दे। मित्रों, यदि आप मनुस्मृति और उसी तरह के स्मृति ग्रंथ उठा करके देखें तो दलितों पर वर्जना थोपने का कितने ही ऐसे अनेक उदाहरण आपको मिल जाएंगे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इसी वर्ण व्यवस्था को देख करके स्पष्ट रूप से कहा था कि हिंदुस्तान की सामाजिक व्यवस्था एक मीनार के समान है जिसमें सीढ़ियां नहीं लगी हुई है। जो व्यक्ति जिस मीनार में जन्म लेता है वह उसी मीनार में मरने को विवश हो जाता है, क्योंकि नीचे की मंजिल वाला व्यक्ति ऊपर नहीं चढ़ सकता और ऊपर वाला व्यक्ति कितना ही नालायक हो उसे धकेलने का कोई साहस नहीं कर सकता। वस्तुतः इस कहानी में ने इसी षड्यंत्र को रचा है कि ऊंची जाति का व्यक्ति आगे बढ़ करके कोई काम नहीं कर सकते। ये जाति व्यवस्था का ही षड्यंत्र है जिसके कारण दलित जातियों को हाशिए का जीवन जीने को विवश होना पड़ा है। जाति व्यवस्था को जड़ीबूटी बनाती इस व्यवस्था पर डॉक्टर अंबेडकर पर लिखित चर्चित पुस्तक भीमराव अंबेडकर में जाति प्रथा के मूल सिद्धांत की चर्चा करते हुए W.N. कुबेर ने जाति प्रथा के मूल सिद्धांत पर टिप्पणी करते हुए लिखी है कि जाति प्रथा के 3 चरण है। जाति प्रथा जन्म के आधार पर मनुष्यों में असमानता पैदा करती है। दूसरा, जाति प्रथा व्यवसायगत असमानता पैदा करती है। तीसरा, ये चारों मुख्य वर्णों में पूर्ण एवं कठोर सामाजिक विभाजन एवं उनकी उपजातियों के मध्य उतना ही कठोर भेदभाव उत्पन्न करती है। संविधान लागू होने से पहले वर्ण ये व्यवस्था के आधार पर जो जातीय व्यवस्था थी उसमें किसी भी व्यक्ति को अपना पैसा बदलने की छूट नहीं थी। साजिश कहानी में भी जातिवाद के इसी सिद्धांत का पर्दाफाश किया गया है। मैनेजर रामसाई की दृष्टि में दलित नत्थू अपने पुश्तैनी पैसे गंदगी साफ करने को त्याग कर मेटाडोर चलाने का धंधा अपनाना चाहता है। रामसाई की दृष्टि में नत्थू द्वारा अपना पुश्तैनी धंधा त्याग कर मेटाडोर चलाने का धंधा अपनाना। साजिश कहानी में सूरजपाल चौहान ने बताया है कि किस प्रकार दलित समाज का युवक नत्थू BA की पढ़ाई के बाद अपना जातिगत पैसा बदलना चाहता है तो बैंक मैनेजर रामसाई शर्मा उसको कहता है, नत्थू तू पागल है क्या, मेरी बात क्यों नहीं मानता, इस ट्रांसपोर्ट के धंधे में रखा ही क्या है, दिन रात की मेहनत और तमाम तरह की सिर खपाई, कहीं दुर्घटना हो गई तो जीवन बर्बाद, ऊपर से सबसे बड़ी बात यह कि लोहा तुझे फले या न फले कैसे चुकाएगा बैंक का कर्ज। बैंक मैनेजर नत्थू को पिगरी लोन लेने को दबाव डालता है, क्योंकि बैंक मैनेजर की दृष्टि में ट्रांसपोर्ट का धंधा बड़े बड़े व्यापारियों का है, छोटे लोगों का धंधा नहीं। नत्थू पिगरी लोन के लिए साफ मना कर देता है, पर मैनेजर शर्मा इतने में ही संतुष्ट नहीं होता। वह अन्य दलित व्यक्तियों का उदाहरण देकर कहता है कि बस तुम लोगों में यही कमी है, 2-4 किताबें क्या पढ़ लिख गए कि समझने लगे अपने आप को बड़ा आदमी। कल्याण जाटव के लड़के श्यामा को देखें, तेरी तरह BA पास है, उसने भी तो बैंक से कर्जा लेकर अपने चमड़े के व्यापार को आगे बढ़ाया है। ये नेक सलाह उसे मैंने ही दी थी, आज लाखों में खेल रहा है। ऊपर से देखने पर लगता है कि बैंक मैनेजर शर्मा नत्थू का हिमायती है, उसके साथ उसकी पूर्ण सहानुभूति है, इसलिए वह नेक सलाह दे रहा है। किंतु इस नेक सी दिखने वाली सलाह के पीछे सामाजिक व्यवस्था का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ब्राह्मणवादी व्यवस्था यथास्थितिवाद का समर्थन करती है, वह पैसे को जन्म से जोड़ने की पक्षधर है, कर्म से नहीं। अतः मैनेजर शर्मा जैसे जातिवादी व्यवस्था के पोषक कभी नहीं चाहेंगे कि दलित वर्ग के व्यक्ति अपना पुश्तैनी पैसा छोड़कर कोई नया व्यवसाय अपनाए। इसलिए हेड क्लर्क सतीश भारद्वाज से मिलकर रामसाई शर्मा साजिश रचते हुए
नत्थु का तुरंत बैंक लोन स्वीकृत कर दे तुरंत पिगरी लोन स्वीकृत कर देता है तथा अपने सहकर्मी भारद्वाज को हिदायत देता है कि भविष्य में ध्यान रखना कि कोई भी अछूत वर्ग का युवा अपना धंधा शुरू करने के लिए बैंक से पितृक धंधे में ही लगाने हेतु प्रेरित करना है। उसे ऐसा विश्वास दिलाना है कि वह अपना पैतृक धंधा छोड़कर दूसरे धंधे की कल्पना भी न करे। इस तरह का साजिश रचना आज जब भारतीय संविधान को लागू हुए लगभग 65 वर्ष हो गए हैं, तो यह व्यक्ति के संवैधानिक अधिकारों का हनन है, क्योंकि व्यक्ति सम्मानजनक तरीके से कोई भी पैसा, कोई भी वैसा व्यवसाय चुनने का समान अधिकार रखता है। और बैंक मैनेजर रामसाई शर्मा द्वारा नत्थु को नए व्यवसायिक सम्मानजनक पैसे की तरह प्रेरित रोकने के लिए जो व्यवधान उत्पन्न कर दिया जा रहा है, वो नत्थु का ही नहीं अपितु नत्थु जैसे दलित वर्ग के व्यक्तियों का संवैधानिक अधिकारों का हनन है। ब्राह्मणवाद अपने षड्यंत्रों में इसलिए सफल होता है कि वह दूर की कौड़ी मारता है। मैनेजर शर्मा भी दूर की कौड़ी मारने में माहिर है। उसके लिए मानवतावाद कोई मायना नहीं रखती। वह अपने हेड क्लर्क भारद्वाज को स्पष्ट कर देता है, यदि ये अछूत अपना खानदानी धंधा बंद कर कोई नई धंधा करने लगेंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमारे घरों की गंदगी कैसे साफ करेगी। उस स्थिति में घर की गंदगी क्या तुम खुद साफ करोगे। कहानी में रामसाई शर्मा का जो ये वक्तव्य है दलित आत्मसम्मान पर चोट करने वाला है और दलित उत्पीड़न की ओर संकेत करता है। मैनेजर रामसाई शर्मा जातिवाद को बढ़ावा देते हुए स्पष्ट कहता है कि जो लोग जूठन खाकर बड़े हुए हैं वे हमारे साथ कैसे उठ बैठ सकते हैं। मैनेजर रामसाई की सोच जाति व्यवस्था को उकसाने का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि ऐसी दकियानुसी सोच के कारण ही आज भी हमारा समाज ऊंच नीच व जातिवाद से मुक्त नहीं हो पाया है। स्वाधीनता के 68 वर्ष पश्चात संवैधानिक संरक्षण के कारण भले ही बाह्य अस्पृश्यता दिखाई नहीं देती है, किंतु मानसिक जातीयता का कोड अंदर ही अंदर अधिक फैल रहा है। मैनेजर शर्मा की यह सोच मानसिक जातिवाद का घिनौना उदाहरण है। आज मानसिक जातिवाद के कारण ही हमारा समाज इतना पिछड़ा रहा है। मैनेजर शर्मा अपनी प्रारंभिक साजिश में सफल हो जाता है और वह नत्थु का ब्रेन वॉश करके पिगरी लोन लेने के लिए उसे सहमत कर लेता है। किंतु नत्थु की पत्नी शांता थोड़ी समझदार प्रतीत होती है और जब उसको इसका पता चलता है तो वह गांव वालों को इकट्ठा करती है और इस संबंध में बताती है। मैनेजर शर्मा अपनी प्रारंभिक साजिश में सफल हो जाता है। वह नत्थु का ब्रेन वॉश कर उसे पिगरी लोन लेने के लिए सहमत कर लेता है। किंतु नत्थु की पत्नी शांता को जब इस साजिश का पता चलता है तो वह अपने पति को समझाती हुई कहती है कि पिगरी लोन देने में मैनेजर की साजिश है, क्योंकि वह दलितों को अपना पुश्तैनी धंधा नहीं छोड़ने देना चाहता। अगले ही दिन वह आसपास के गांवों में जाकर दलित जातियों को संगठित कर बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के सपनों को साकार करने के लिए गांव में एक सभा बुलाते हैं। शांता भी उस सभा में गई। दोनों ने बैंक मैनेजर द्वारा दलित युवकों को केवल पिगरी का कर्ज देकर उन्हें सुअर पालने के पुश्तैनी धंधे में रखने और दूसरे धंधे पैसों में न जाने देकर समाज की मूल धारा से अलग रखने की साजिश पर प्रकाश डाला। दलितों के जन समूह ने आंदोलन खड़ा कर दिया तथा मनचाहे पैसे के लिए कर्ज देने व बहुमुखी विकास के अवसर देने की मांग करने लगे। उनके इस आंदोलन से बैंक मैनेजर के हाथ पांव फूलने लगे तथा पूरा जिला प्रशासन सख्ते में आ गया। बैंक मैनेजर तुरंत अपना रुख बदलते हुए ट्रांसपोर्ट लोन स्वीकृत कर देता है। दलितों का जन समूह मैनेजर को हिदायत देता है कि आइंदा फिर किसी को गलत पट्टी पढ़ाई तो अच्छा नहीं होगा। शर्मा जी, जो जैसा कर्ज मांगे वैसा दीजिए। आदेश उपदेश देने का धंधा बहुत हो चुका, अब ये सब बंद कीजिए। अब सुनना सीखिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ये दलितों द्वारा महज धमकी नहीं अपितु ब्राह्मणवादी व्यवस्था को सिरे से खारिज करने के लिए जन आंदोलन है। वस्तुतः
ये कहानी सामाजिक रूपांतरण का अच्छा उदाहरण है, क्योंकि दलित कहानियाँ सामाजिक बदलाव लाने का आह्वान करती है। इन कहानियों में गहरा आक्रोश है, आग है, लावा है, गुस्सा है, तो इनके साथ साथ संवेदना, मानवीयता और सब्र भी है, जो न्याय की उत्कट लालसा की मांग करती है, साथ ही समानता की भावना की ललक भी पैदा करती है। सूरजपाल चौहान की इस कहानी ने ब्राह्मणवादी व्यवस्था की साजिश के विरुद्ध जो जन आंदोलन खड़ा किया है, वह सामाजिक परिवर्तन की संवैधानिक मांग है, जो सामाजिक न्याय की अवधारणा को पुष्ट करती है। लेखक की ये कहानी समाज द्वारा बनाई गई उत्कृष्टता एवं पवित्रता के मानदंडों को तोड़ती है तथा शोषण एवं दमन का प्रतिकार कर आसिया के समाज को मुख्यधारा केंद्र में खड़ा करने के लिए संघर्ष का आह्वान करती है। शैल्पिक दृष्टि से एक कहानी साधारण सी प्रतीत होती है, किंतु कथाकार का कहानी कहने का ढंग स्पष्ट है। अतः सपाट बयानी में कही गई ये कहानी भावों और विचारों की सुदृढ़ता के कारण सीधे सीधे चोट करती प्रतीत होती है। ये कहानी परंपरागत सौंदर्य शास्त्रीय मूल्यों सत्यम, शिवम और सुंदरम को नए सिरे से परिभाषित करती है। दलित समाज की त्रासदी, जातिवाद इस कहानी का सत्य है, जो उसे मुक्ति व चेतना जागृति के लिए जन आंदोलन ही इसके शिवम व सुंदरम तत्व है। इस कहानी में ब्राह्मणवादी ताकतों की साजिश के विरुद्ध गहरा आक्रोश है, जो साधारण शैली में बावजूद इस कहानी को सशक्त बनाता है। कहानी घटना प्रधान है, जिसे कथाकार ने सहज रूप में ही सर्व व बोलचाल की भाषा में प्रस्तुत किया है। इस कहानी में अभिव्यक्ति की दृष्टि से कहीं भी बाधा नहीं पहुंचती है। अंततः निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि सूरजपाल चौहान की कहानी साजिश दलित कहानी आंदोलन को सुदृढ़ करने वाली एक सशक्त कहानी है। इस कहानी के माध्यम से कथाकार ने एक गहरी साजिश का पर्दाफाश किया है कि दलितों को प्रगति चेतना को रोकने के लिए स्वर्ण मानसिकता वाले लोग किस तरह का खेल खेल सकते हैं। ऊपर से दलितों की हिमायत दिखने वाले ऐसे लोगों के मन में क्या क्या चाल चलती रहती है। ये कैसी विडंबना है कि भारत की आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी ब्राह्मणवादी व्यवस्था के पोषक दलितों को अपना मनचाहा पैसा चुनने की स्वतंत्रता नहीं देते। बैंक मैनेजर रामसाई शर्मा की चाल का पर्दाफाश कर कहानीकार ने सत्य को उजागर किया है कि स्वर्ण मानसिकता वाले लोग किसी न किसी तरीके से दलितों को पुश्तैनी पैसे में ही फंसाए रखना चाहते हैं, ताकि दलित गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद न हो सके। मैनेजर शर्मा द्वारा नत्थू को मेटाडोर का लोन न देकर जबरन पिगरी लोग देने की पेशकश इसी यथार्थ को उजागर करती है। किंतु आज दलित चुप बैठने वाले नहीं। जब मैनेजर की साजिश का पता लगता है तो दलित जन आंदोलन को उद्यत होकर इसमें अपनी जीत प्राप्त करते हैं और कहानीकार सामाजिक रूपांतरण की पहल में सफल सिद्ध होता है। अतः ये कहानी कथ्य एवं शिल्प दोनों ही दृष्टि से सफल एवं सार्थक कहानी है। धन्यवाद।